जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। हमने लास्ट क्लास में पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट जिसमें अर्बनाइजेशन एंड रूरल सेटलमेंट पढ़ दिए थे, और उसी की कड़ी में हमारा जो आज का टॉपिक होगा एग्रीकल्चर। मात्र 3 बड़े टॉपिक्स हैं जो कि यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 6 के भी बाकी हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर है, सेकंड नंबर में आपका ज्योग्राफी है, और थर्ड नंबर में आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन है। और एक ऐसे छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, या इस तरह से एक आध टॉपिक्स और हैं। तो 3 बड़े टॉपिक्स हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर है जिसमें 3 या 4 क्लासेस हो सकती हैं 30 से 40 मिनट की, और उसके बाद फिर ज्योग्राफी है, उसमें भी 50 मिनट की 4 और क्लासेस या 5 क्लासेस हो सकती हैं। उसके बाद फिर जो पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें भी 4-5 क्लासेस हो सकती हैं, वो भी 1 आवर से कम ही। तो टोटल मिला करके अभी 10 to 15 क्लासेस और अभी बाकी हैं। और यही आशा है कि आने वाले 5 यानी कि 1 वीक या 10 डेज में हम सिलेबस को एंड कर दें जीएस पेपर 6 को। उसके बाद जो भी क्लास होगी वो आप लोग अगर डिसाइड करेंगे, रिकमेंडेशंस आएगा, डिमांड आएगा, तो उसी हिसाब से हम जीएस पेपर 5 को यानी यूपी स्पेशल मेंस जीएस पेपर 5 को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज दूसरी क्लासेज स्टार्ट करेंगे जो हमारी पहले चल रही थी, जैसे कि यूपीएससी और पीसीएस की जीएस पीटी और मेंस बोथ के लिए इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। पहले हम जान लें कि एग्रीकल्चर में कुछ PYQs हैं, और PYQs एक नहीं है, 2 नहीं है, पूरी दर्जनों PYQs हैं जो यूपी पीसीएस मेंस में एग्रीकल्चर पे पूछे गए हैं। हमने सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज, एक तो जर्नल या यूजुअल वे में जो एग्रीकल्चर के टॉपिक्स हैं उसमें क्रॉप्स है या क्रॉप यानी कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स है, एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, इससे रिलेटेड है जितने PYQs तो सारे को एक साथ अरेंज कर लिया। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के लिए अलग से जब क्लास होगी तो उसके लिए जो PYQ हैं उस पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर इरिगेशन के लिए ज्योग्राफी में हम जा करके वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि एग्रीकल्चर पे जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी पीसीएस ने एक साल एक क्वेश्चन यूपी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा था कि चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम इसको आज या कल या परसों जब भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है फार्मर्स के, या एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या हैं, या एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्या है, एक साल क्वेश्चन पूछा गया कि सजेस्ट मेजर्स, यानी कि ये जो चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर के यूपी स्टेट में, उनका सॉल्यूशन क्या है, उनका मेजर क्या है, तो उसके लिए आपको सजेशन या सुझाव देना है। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, उन समस्याओं के समाधान के लिए या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाई हैं, क्या क्या स्कीमें लॉन्च की हैं, और बजट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, वो सारे पॉइंट्स हम किसी ना किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे PYQ में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है यूपी पीसीएस में से जीएस पेपर 6। उसके अलावा मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम्स, एक बात और बता दूं मैं आपको, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जीएस पेपर 6 और जीएस पेपर 1st, 2nd, 3rd को लेकर के। तो हमारा जो टारगेट है वो मेनली जीएस पेपर 6 ही है, बट उससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस जीएस पेपर 1st के मिलते हैं या 2nd के हों या 3rd के हों, हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जीएस पेपर 1st, 2nd या 3rd में कोई कॉम्प्लिकेशंस या किसी तरह की दिक्कत ना आने पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स की कुछ सुझाव है या उन लोगों ने हमसे रिकमेंड किया कि सर जीएस पेपर 5th और 6th या जो भी आप डिस्कस करेंगे उसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जानने वाले 2 लड़के मेंस लिख रहे हैं जो इसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों के रिकमेंड यानी सुझाव के या सजेशन के आधार पे जीएस पेपर 1st, जीएस पेपर 2nd और 3rd में जो भी टॉपिक, जैसे मान के चलिए एग्रीकल्चर, ये जीएस पेपर 3rd का टॉपिक है, ये इकोनॉमिक्स में। उसके बाद क्या है कि जैसे पॉपुलेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट, ये जीएस पेपर 1st में ज्योग्राफी का है, तो उसको भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया ताकि आपका जीएस पेपर 1st भी बहुत हद तक कवर हो जाए और जीएस पेपर 3rd भी कवर हो जाए। ठीक है, और बहुत ही अपडेटेड और अपग्रेडेड वर्जन इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो एक साल क्वेश्चन पूछा गया था मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम में उसी साल यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, एक स्कीम या एक इनिशिएटिव थी, इसलिए पूछा गया था। तो अब ये क्वेश्चन है, बहुत कम चांसेस है, बट ये 2026 से 27 तक ये स्कीम चलेगा।
तो पूछ भी सकता है, फिर भी हम इसको कुछ ना कुछ डिस्कस जरूर करेंगे। उसके बाद एक साल क्वेश्चन पूछा गया, मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इन दोनों का क्या रोल है? किसमें? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज कराने में इन दोनों का क्या रोल है, क्या सहायता है, क्या यानी हेल्प करते हैं, कैसे ये हेल्प करते हैं, कैसे ये हेल्पफुल है किसमें? एग्रीकल्चर के कॉमर्शियलाइजेशन होने में। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम या नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग कैसे सहायक हैं, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर करेंगे। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो फूड सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पे देखिए। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये चैलेंजेस ये मात्र एग्रीकल्चर या फार्मर से संबंधित है, खेती बाड़ी से संबंधित। यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे इसी डायमेंशन से। हाउ स्ट्रेंथन एग्री एक्सपोर्ट, एग्री एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उसको भी किसी ना किसी एंगल से कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशन में आएगा, वो भी पॉइंट्स या सिनेरियोस उसका आएगा आपके सामने। उसके बाद क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बेनिफिट से क्या है कमर्शियलाइजेशन का। उसके बाद एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्रीकल्चर के बारे में, मान के चलिए कि बजट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, तो उसको भी हम कुछ ना कुछ डेटा या फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन जो भी बजट में मेंशन किया गया वो सारा का सारा प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को, जो मेन आज हमें डिस्कस करना था वो एग्रीकल्चर में आज हमारा टॉपिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूशन या उत्तर प्रदेश का रोल इन एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश का खेती में, ठीक है, कृषि में क्या भागीदारी है, उत्तर प्रदेश का क्या साझेदारी है, ठीक है, खेती में, खेती की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यूपी कहाँ स्टैंड करता है, यूपी का क्या रोल है, या यूपी का एग्रीकल्चर के मामले में सिग्निफिकेंस क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इन एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी में उत्तर प्रदेश की क्या सिग्निफिकेंस है, खेती बाड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश की क्या इंपॉर्टेंस है, खेती बाड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या रोल है इंडिया लेवल में, खेती बाड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। हमने उसी सारे पॉइंट्स को ला करके आपके सामने कम से कम 8-10 पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है उसी को प्रस्तुत कर दिए हैं। देखिए ज्योग्राफिकल एरिया, पहले नंबर पे हमने यहाँ ज्योग्राफिकल एरिया को रखा, उसके बाद जो है फार्मर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखे, उसके बाद क्या है कि क्रॉप्स के बारे में रखे हैं। ज्योग्राफिकल एरिया की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो फैला हुआ है टोटल आपका 241 लाख हेक्टेयर ज्योग्राफिकल एरिया पे, यानी कि 241 लाख हेक्टेयर एरिया पे उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। कितने पे? 241 लाख हेक्टेयर एरिया पे उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। इस 241 लाख हेक्टेयर में से उत्तर प्रदेश में जो खेती होती है वो 165 लाख हेक्टेयर एरिया पे खेती होती है। कितने पे होती है? 165 लाख हेक्टेयर एरिया पे उत्तर प्रदेश में खेती होती है, जबकि उत्तर प्रदेश के पास टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है 241, ठीक है। अब 241 का मतलब ये हो गया कि 165 एरिया पे खेती हो रही है और 241 लाख हेक्टेयर जमीन है उत्तर प्रदेश के पास, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। वो जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 241 है उसमें कुछ माउंटेनियस हैं, कुछ रिवर्स हैं, कुछ प्लेटू हैं, कुछ आपका वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, कुछ फॉरेस्टेड लैंड हैं, कुछ बैरन लैंड हैं, कुछ अंडुलेटिंग सरफेसेस हैं, ठीक है, और कुछ झाड़ झंकाड़ हैं, सारे के सारे उसमें इंक्लूड हैं 241 लाख हेक्टेयर ज्योग्राफिकल एरिया में। इस 241 लाख हेक्टेयर में से 165 लाख हेक्टेयर पे खेती होती है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में 165 लाख हेक्टेयर एरिया में खेती होती है तो इसका मतलब कि 241 और 165 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 68% लैंड या हिस्से पे जमीन पे खेती होती है। कितने हिस्से पे खेती होती है? 68% एरिया पे उत्तर प्रदेश में, या टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के उत्तर प्रदेश में 68% भाग पर खेती होती है। एक पॉइंट, बट खेती करने के लायक जमीन कितनी है उत्तर प्रदेश के पास? इस 241 में से 165 पे तो खेती कर सकते हैं, करते हैं, रेगुलर खेती होती रहती है, बट जो जमीन खेती करने के लायक है वो 177 या 180 के आसपास है लाख हेक्टेयर जमीन है।
तो 180 या 185 लाख के आसपास अगर हमारे पास जमीन कल्टीवेबल लैंड है, कल्टीवेबल लैंड का मतलब कि उस पर खेती पॉसिबल है या कभी कभी रुक रुक करके खेती होती है या खेती की जा सकती है, तो जो कल्टीवेबल लैंड है वो हमारे पास 76% है। 76% हमारे पास कल्टीवेबल लैंड है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, जबकि एक्चुअल में हम खेती या नेट शोन एरिया हमारे पास हमेशा रहता है 68% ज्योग्राफिकल एरिया का। दोनों में डिफरेंस आ गया। उस पर खेती की जा सकती है कितने हिस्से पे? 76% जमीन पे उत्तर प्रदेश में खेती की जा सकती है, बट एक्चुअल में जो हम प्रैक्टिस में रखे हुए हैं, जो यूज में रखे हुए खेती रेगुलर करते रहते हैं, वो मात्र 68% एग्रीकल्चर लैंड पे खेती करते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ हमारा। देखिए ग्रॉस इरिगेटेड एरियाज हमारे पास 196 लाख हेक्टेयर है। मान के चलिए एक एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें साल में 2 बार फसल लगाई गई। 2 बार फसल लगाई गई तो मतलब कि 2 बार उसको इरिगेशन की जरूरत पड़ी, तो उसको हम 2 बार कैलकुलेट कर लिए एक ही जमीन को। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। तो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हमारे पास 196 लाख हेक्टेयर है। नेट इरिगेटेड एरिया का मतलब चाहे एक बार सिंचाई हो या 10 बार सिंचाई हो, उसको उस एरिया पे अगर खेती के लिए सिंचाई हो गई मिनिमम 1 टाइम्स, तो उस एरिया के ज्योग्राफिकल एरिया को कैलकुलेट किया जाएगा। चाहे सिंचाई आप 10 बार करिए, 1 बार करिए, तो उसको कहा जाएगा नेट शोन। नेट एग्रीकल्चर एरिया जो हमारे पास है 133 लाख हेक्टेयर है। 133 लाख हेक्टेयर का मतलब कि 87% एरिया जो कल्टीवेबल लैंड है, जहां पे खेती होती है, यानी कि ये 68% एरिया जहां खेती हो रही है, या 165 एरिया लाख हेक्टेयर में 165 लाख हेक्टेयर एरिया में से 138 लाख हेक्टेयर पे आपका 133 लाख हेक्टेयर पे, यानी कि 165 लाख हेक्टेयर पर हमारे पास खेती होती है। उस 165 लाख हेक्टेयर जहां पे खेती होती है, उसमें 133 लाख हेक्टेयर पे हम सिंचाई के थ्रू पैदा करते हैं। 133 लाख हेक्टेयर पे अगर हम सिंचाई के थ्रू पैदा करते हैं, तो मतलब कि टोटल कल्टीवेबल जो कल्टीवेटेड लैंड है, जो खेती की जाने वाली भूमि है, उस पे 87% एरिया पे हम सिंचाई कर सकते हैं या करते हैं। जबकि इंडिया लेवल पे अगर देखें तो सिंचाई मात्र 55% एग्रीकल्चर लैंड पे होता है। अब वो कुछ पिछले 1 सालों में या 2 सालों में डाटा आ रहा है आपका 60%। तो इंडिया का मात्र 60% एग्रीकल्चर लैंड इरिगेटेड है या नेट इरिगेटेड है, जबकि यूपी का नेट इरिगेटेड लैंड 133 लाख हेक्टेयर है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं 87%। तो 87% जो कल्टीवेटेड लैंड है उस पे सिंचाई होती है। यहाँ ज्योग्राफिकल एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे, टोटल कल्टीवेबल लैंड कैलकुलेट करेंगे जिसपे खेती हो रही है, तो कितने हिस्से पे खेती हो रही है और उस पे सिंचाई के थ्रू खेती हो रही है। तो ये हमारे पास 87% एरिया पे सिंचाई के थ्रू खेती होती है उत्तर प्रदेश में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी उत्तर प्रदेश के पास 148% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, जबकि इंडिया के पास 131% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि एक एग्रीकल्चर लैंड, मान के चलिए 1 हेक्टेयर लैंड है, अगर हम उसको साल में 2 फसल लगाते हैं, तो 1 बीघा लैंड को हम 2 बीघा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम 2 बार उसको फसल में के तौर पे उसको यूज किए। तो कितनी बार एक साल में उस पार्टिकुलर जमीन को यूज किया जाता है, जबकि हमारे पास जमीन तो 1 ही बीघा था, हमने कितनी बार फसल बोया? 2 बार बोया, तो 1 बीघे को 2 बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। सपोज दैट हमारे पास 100 बीघा जमीन है, अब उस 100 बीघे जमीन को हम 100 बीघे जमीन को साल में 1 बार तो बोते ही बोते हैं, और बाकी साल में दोबारा 48% जमीन पर और बुवाई करते हैं, तो टोटल हो जाता है कितना? 148। 100 बीघे में तो 1 बार किए ही किए, और दोबारा फिर 48% और किए उस पर, तो 148। तो यानी कि हम मल्टीपल टाइम्स साल में कितनी बार एक जमीन को यूज करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं उसको। ये हुआ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी उत्तर प्रदेश का 148% है, जो कि नेशनल एवरेज से हायर है, यानी ज्यादा है। नेशनल एवरेज हमारा 131% है। अब देखिए आप फार्मर्स के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, लमसम
65% कहीं डेटा मिलता है, कहीं पे हमारे पास 69% मिलता है। उत्तर प्रदेश की 65% जनसंख्या या उत्तर प्रदेश की 69% जनसंख्या एग्रीकल्चर आधारित है, या अपनी रोजी रोटी एग्रीकल्चर से सहारे उसका जुड़ी हुई है और इस पर निर्भर है। तो 65 to 69% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। 2011 के सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 29% फार्मर थे। 2011 सेंसस के मुताबिक एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो मजदूर थे वो 30% थे। तो 29%, 29 और 30 मिला के कितना हो गया, 59 या 60%। तो एग्रीकल्चर के मजदूर और किसान दोनों मिलाकर के 60% हुआ करते थे 2011 सेंसस में। आज के समय में उत्तर प्रदेश में 65 से लेके 69% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर पर आधारित है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो उसी को मैंने मेंशन किया यहाँ, 65% to 69% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। क्या है ये? इन उत्तर प्रदेश। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश। हमारी स्टेट यानी यूपी में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा साधन है। दूसरे नंबर में एम्प्लॉयमेंट का जो हमारे पास साधन है वो एमएसएमई सेक्टर है। सेकंड नंबर पे एमएसएमई आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा नौकरी, जॉब्स या कारोबार या कुछ भी कह लीजिए आप, लोग किस पे निर्भर है? एग्रीकल्चर पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर में एम्प्लॉयमेंट का साधन क्या है? एमएसएमई सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश एंड एम्प्लॉइंग 1.65 करोड़ पीपुल। 1.65 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट के तौर पे जुड़ी हुई है। फॉलोड बाई एमएसएमई। फॉलोड बाई एमएसएमई का मतलब एमएसएमई सेकंड नंबर पे आएगा एम्प्लॉयमेंट के मामले में। अब देखिए क्रॉप्स। क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं तो दो डेटा आपके सामने प्रस्तुत और कर दें। उत्तर प्रदेश का जो जीएसडीपी है यानी स्टेट की जीडीपी जिसे हम कहते हैं, उसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की कितनी भागीदारी है? उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में एग्रीकल्चर की 27% भागीदारी है और उत्तर प्रदेश के जीवीए में यानी यूपी के जीवीए में एग्रीकल्चर के 25% भागीदारी है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसके एक्सपोर्ट की बात करें, यानी कि विदेशों में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उत्तर प्रदेश का कौन सा रोल है, कौन सा स्थान है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट के मामले में पहले नंबर में आपका महाराष्ट्र या गुजरात रहता है। कभी गुजरात पहला, कभी महाराष्ट्र। तो मान लीजिए महाराष्ट्र फर्स्ट, गुजरात सेकंड, तो थर्ड नंबर हमारा यूपी ही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश रैंक्स या स्टैंड एट थर्ड प्लेस इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर पे है, आफ्टर या फॉलोड या आफ्टर बाई महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद यूपी का स्थान तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट के मामले में। तो जीएसडीपी के मामले में यूपी की भागीदारी 25% है। यूपी कंट्रीब्यूट्स 21% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ इंडिया। किसका? ऑफ इंडिया यह हो जाएगा ना, ऑफ इंडिया। जहां पे इंडिया में एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करें, एग्रीकल्चर का आउटपुट का मतलब टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें कि उसकी अगर वैल्यू के टर्म में हम देखें तो यूपी का कौन सा स्थान है? तो अकेले यूपी की भागीदारी टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट के मामले में इंडिया भर में जो शेयर है एग्रीकल्चर में यूपी का 21% है। तो यूपी कंट्रीब्यूट 21% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ इंडिया। ये क्या है? ऑफ इंडिया। इंडिया के टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट में यूपी की जो भागीदारी है वो 21% है, डिस्पाइट हैविंग 11% ऑफ कंट्रीज कल्टीवेबल लैंड। ठीक है, जबकि इंडिया का मात्र यूपी 11% एरिया खेती के लायक अपने पास रखता है। दो चीजें हैं, एक है इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया और एक है इंडिया का कल्टीवेबल लैंड।
यूपी के पास इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 7% है। ज्योग्राफिकल एरिया 7% है पूरे इंडिया का। अब पूरे इंडिया का जो एग्रीकल्चर कल्टीवेबल लैंड है, जहां पे खेती की जाने वाली जमीन है, उसके मामले में उत्तर प्रदेश के पास कितनी जमीन है इंडिया की? 11% है। तो एग्रीकल्चर कल्टीवेबल लैंड पूरे भारत की इंडिया में मात्र 11% है, और पूरे भारत की जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका इंडिया यूपी के पास 7% एरिया है। तो ज्योग्राफिकल एरिया का 7% और कल्टीवेबल लैंड का एरिया इंडिया का यूपी के पास कितना है? 11%। तो 11% एरिया यूपी के पास है पूरे भारत का कल्टीवेबल लैंड। कल्टीवेबल लैंड मतलब कि खेतीहर जमीन, खेती जिस पे हो सकती है। उस 11% जो जमीन है उत्तर प्रदेश के पास भारत का कल्टीवेबल लैंड मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया, उस 11% में उत्तर प्रदेश 21% पूरे भारत का एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकेले पैदा करता है। ठीक, अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 17% यूपी में लोग रहते हैं। इसका मतलब कि यूपी अनाज खिलाता है भारत की जनसंख्या के 17% को। यूपी भारत की जनसंख्या का 17% लोगों को, भारत की जनसंख्या को अनाज खिलाता है। कितनी जमीन में से? भारत की कल्टीवेबल लैंड में से 11% लैंड में से, जमीन में से। और कितना अनाज पैदा करता है? 21% अनाज पैदा करता पूरे भारत का। तो पूरे भारत का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें सारे आगे सारे कमोडिटीज, सारे गुड्स जितने भी एग्रीकल्चर में आते हैं, एग्रीकल्चर हो या एलाइड हो, सब इंक्लूडिंग उसी में। ठीक है, चाहे दूध, मिल्क, सब कुछ इंक्लूड करके। तो 21% यूपी पैदा करता है पूरे भारत का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और उस 21% से भारत की जो जनसंख्या यूपी में रहती है 17%, तो 17% को खाने पीने का एक तरह से साधन मुहैया करता है। जबकि जमीन कल्टीवेबल लैंड यूपी पूरे भारत का यूज करती है मात्र 11%। वही पॉइंट मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया। यूपी कंट्रीब्यूट 21% यानी 21% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट। ये पॉइंट यहां पे क्या है? एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑफ इंडिया डिस्पाइट हैविंग 11% ऑफ कंट्रीज कल्टीवेबल लैंड। जबकि कंट्री का मात्र 11% ही जमीन इसके पास है। टू फीड, यहां पे फीड मैंने वर्ड इसीलिए यूज किया। टू फीड मतलब कि खाना खिलाने का इंतजाम करता है 17% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो हर चीज को, इंडिया को यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूं, हर चीज में आप ध्यान दीजिए इसी को। इसका मतलब कि यूपी में एट ए टाइम 25 करोड़ जनसंख्या है। उस 25 करोड़ जनसंख्या को यूपी अकेले ही अनाज प्रोवाइड करता है। किसमें? 21% को पैदा कर देता है। तो 21% यूपी अनाज पैदा करता है, जबकि जनसंख्या 17% है। तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि यूपी कहीं ना कहीं सरप्लस है फूड ग्रेन्स के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में। तो एग्रीकल्चर के मामले में यूपी क्या है? प्रोडक्शन के मामले में सरप्लस अनाज पैदा करता है, क्योंकि 17% भारत की जनसंख्या यूपी में रहती है और यूपी का वो पैदा कर देता है 21%। तो 3 1 4% एक्स्ट्रा पैदा कर दिया। तो ये 4% अमाउंट या क्वांटिटी हमारे पास क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गई। तो ये सरप्लस में आ जाएगा यूपी। इस तरह से हो गया। देखिए, स्टेट सेल्फ रिलायंट, उसी को मैंने फर्दर बाद में पॉइंट क्रिएट किया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। स्टेट सेल्फ रिलायंट इन एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर के मामले में आत्मनिर्भर है। एंड फूड ग्रेन, फूड ग्रेन के मामले में भी यूपी आत्मनिर्भर है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता कि फूड सिक्योरिटी में क्या चैलेंजेस है, तो आपको ये पॉइंट मेंशन करना होगा, ये डेटा, कि यूपी कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट है एग्रीकल्चर के मामले में, यूपी आत्मनिर्भर है फूड ग्रेन के मामले में, बट न्यूट्रिशन के मामले में यूपी में डिफिशियंसी है। क्या है डिफिशियंसी? किसमें? न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशन का मतलब कि विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन की भी दिक्कत है। कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ लोग हैंड टू माउथ वाली कंडीशन से, वो वाली पॉइंट बाद में आप कहीं ना कहीं चैलेंजेस में मेंशन करेंगे। बट इस तरह का डेटा को एनालिसिस करके आपको कोरिलेट करके लिखना होता है एग्जाम हॉल में। मूव नेसेसिटी टू सरप्लस, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छा मेंशन किया, उत्तर प्रदेश
मूव्स नेसेसिटी टू सरप्लस। नेसेसिटी का मतलब कि हमें जो जरूरत है, जो आवश्यकताएं हैं, हम उससे आगे निकल करके सरप्लस स्टेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश आवश्यकताओं से आगे हट करके, आगे निकल करके सरप्लस स्टेट में आ गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मामले में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रोडक्शन के मामले में, एग्रीकल्चर एंड एलाइड गुड्स प्रोडक्शन के मामले में। देखिए, उसका बेस्ट एग्जांपल है कि अभी पंजाब में फ्लड आया, उस फ्लड में 1000 क्विंटल व्हीट सीड यानी गेहूं का बीज यूपी की गवर्नमेंट ने पंजाब को एक तरह से हरी झंडी दिखाई थी। कितना? 1000 क्विंटल। उसी पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया, 1000 क्विंटल पंजाब, ये क्या लिखा? पंजाब। 1000 क्विंटल पंजाब को उत्तर प्रदेश ने व्हीट यानी गेहूं का बीज सप्लाई किया था। मतलब यूपी सरप्लस है एग्रीकल्चर में। व्हीट सीड जब पंजाब में फ्लड आया, तो फ्लड आने के बाद वो जस्ट गेहूं की जो बुआई होती है उससे कुछ ही दिनों पहले फ्लड आया, तो वहां पे किसानों के पास सीड की शॉर्टेज हो गई। व्हीट यानी कि गेहूं की सीड की शॉर्टेज हो गई, गेहूं के बीज की शॉर्टेज हो गई। तो उस शॉर्टेज की पूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1000 क्विंटल गेहूं पंजाब को सप्लाई किया था, गेहूं का बीज सप्लाई किया था। ठीक, आगे चलते हैं। यूपी फूड ग्रेन प्रोडक्शन 72 मिलियन टन इन 2024-25। 2024-25 में उत्तर प्रदेश में 72 मिलियन टन फूड ग्रेन पैदा हुआ। कितना हुआ? 72 यानी 72.5 मिलियन टन। एमटी का मतलब मिलियन टन। तो उत्तर प्रदेश में अब इंडिया का कितना है? लमसम 350 चल रहा है, 350-55 ऐसे लमसम इंडिया का जो है मिलियन टन फूड ग्रेन पैदा होता है। और उसका इंडिया का अकेले ही यूपी 72 मिलियन टन फूड ग्रेन पैदा करता है। ठीक है, अच्छा आगे पॉइंट क्या है? स्टेट रैंक फर्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, या दूसरी भाषा में कि उत्तर प्रदेश लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ। उत्तर प्रदेश लीडिंग रोल प्ले कर रहा है कुछ पार्टिकुलर क्रॉप के प्रोडक्शन के मामले में, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है कुछ पार्टिकुलर क्रॉप के प्रोडक्शन में। जैसे कि आप देखेंगे, लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ पैडी, पैडी का मतलब कि धान, राइस के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो आप कहेंगे कि ये गलत है इंफॉर्मेशन। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे, जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का जो आया था, अब तो ईयर खत्म होने वाला है, यानी कि 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें क्या था कि तेलंगाना पहले स्थान पे था और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे था राइस के मामले में, राइस प्रोडक्शन के मामले में। जबकि यूपी का कोई भी आप डेटा उठा के देखेंगे तो उसमें पैडी के मामले में यूपी पहले पे रहता है, और सेंटर का देखेंगे तो यूपी दूसरे पे रहता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि यूपी की बात चल रही है तो उसको भी डाल ही लेते हैं, क्या करना है। ठीक है, उसके अलावा वीट में यूपी पहले स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पोटैटो पे प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। मैंगोज यानी आम के प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उसके अलावा गुआवा यानी कि अमरूद के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। पीस का मतलब कि मटर के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उसके अलावा मशरूम के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उसके अलावा वाटरमेलन यानी कि तरबूज, खरबूज, इस तरह की चीजों में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। हनी यानी शहद प्रोडक्शन के मामले में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो किस चीज में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है? नंबर 1 पे पैडी यानी कि राइस यानी कि चावल, दूसरे नंबर में व्हीट, तीसरे नंबर में आपका देखिए पोटैटो में भी पहला है, आपका मैंगो में भी पहला है, अमरूद में भी पहला है, पीस यानी मटर में भी पहला है, मशरूम में भी पहला है, और तरबूज खरबूज में भी पहला है, और शहद यानी कि हनी में भी पहला है। अब सवाल ये कि उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान किस क्रॉप्स में है? तो यूपी का जो सेकंड रैंक है, देखते हैं आप, सेकंड इन मिलेट यानी कि जो जवार बाजरा टाइप होता है, उसमें उत्तर प्रदेश का मिलेट में दूसरा स्थान है। उसके अलावा लेंटिल्स मतलब कि तीसी, क्या कहते हैं उसको, ठीक है, तो तीसी के मामले में लेंटिल्स में आपका उत्तर प्रदेश का लेंटिल्स यानी कि तीसी है, उससे तेल निकालते हैं, तेल बनाया जाता है, बहुत ही ओमेगा 3 या ओमेगा 6 इस तरह की चीज में पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यानी हेल्थ के लिए प्रॉफिटेबल होता है, बेनिफिशियल होता है। तो लेंटिल जो है
वो आपका यूपी का प्रोडक्शन के मामले में दूसरा स्थान है। उसके अलावा मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब आपका सरसों, सरसों के प्रोडक्शन में भी यूपी का दूसरा स्थान है। अब हम आगे चलते हैं। यूपी अकाउंट्स 15% ऑफ इंडियाज वेजिटेबल प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश वेजिटेबल की अगर बात करें तो इंडिया का 15% वेजिटेबल यूपी अकेले पैदा करता है। कितना पैदा करता है? 15% वेजिटेबल अकेले पैदा करता है। तो इसका मतलब यूपी लमसम दूसरे उसके स्थान पे होगा, और पहले स्थान पे वेजिटेबल में मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल रहा करता था पहले, ठीक है। इस टाइम मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वेस्ट बंगाल जनरली होता था। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्या है? 11% ऑफ इट्स फ्रूट प्रोडक्शन। और इट्स का मतलब इंडिया का 11% फ्रूट यानी कि फल पैदावार में यूपी का है, ठीक है। और फ्रूट्स में जैसे कि जनरली आपका आंध्रा या महाराष्ट्र इस तरह के स्टेट फ्रूट में पहले स्थान पे होते हैं, ठीक है। तो यूपी तीसरे चौथे स्थान पे जो भी हो, तो 11% इंडिया का फ्रूट्स यूपी पैदा करता है। और इंडिया का की जो सब्जियां हैं वो 15% यूपी पैदा करता है। स्टेट है सेट ए टारगेट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ 5.1%। उत्तर प्रदेश ने 5.1% ग्रोथ रेट का टारगेट रखा है पर एनम। एक साल में 5.1% एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट रखा उत्तर प्रदेश ने अंडर यूपी एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013। यूपी एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013 के अनुसार, यानी कि इस पॉलिसी में ये बात मेंशन की गई थी 2013 की जो ये एग्रीकल्चर पॉलिसी है, कि उत्तर प्रदेश 5.1% जो है एग्रीकल्चर पर एनम या पर एनुअल जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो बट इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर का ग्रोथ है, टारगेट हो रहा है लमसम 16% है, कभी कभी 14% इस तरह से चल रहा है, ठीक है, पिछले 2-3 सालों से। नंबर ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स फैमिलीज, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर फैमिली की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लमसम देखिए 92% है मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, ठीक है। तो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर उत्तर प्रदेश में कितना है? 92% है। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर कितने हैं? 8%। तो मीडियम और लार्ज फार्मर उत्तर प्रदेश में 8% है, जबकि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर उत्तर प्रदेश में 92% है। ये जो मीडियम एंड स्मॉल फार्मर हैं, इसमें मार्जिनल फार्मर 79% या लमसम मान के चलिए कि 80% क्या है आपके मार्जिनल फार्मर ही हैं यूपी में। और जो ये मार्जिनल फार्मर हैं, इनकी जो जोत यानी कि खेत की जो एवरेज है वो लमसम 0.5 हेक्टेयर, यानी बहुत ही छोटा आकार। स्मॉल फार्मर उत्तर प्रदेश में 13% है। तो ये आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर दोनों 92% मिला करके हो रहे हैं यहाँ पे। तो उस 92% को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि मार्जिनल आपके 79% हो जाएंगे, स्मॉल फार्मर 13% हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर के बारे में जो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स कह लीजिए, कंट्रीब्यूशन रोल या क्या सिचुएशन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है इसी की कड़ी में कि मेजर क्रॉप्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कुछ फेमस क्रॉप्स है जिसके बारे में हम जान लें कि कहाँ कहाँ पे उत्तर प्रदेश क्या क्या पैदा कर रहा है। तो नंबर 1 पे हमने यहाँ पे मेंशन किया रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप। रबी, खरीफ, जायद, ये आपको पता होगा कि किस महीने में क्या बोया जाता है, क्या काटा जाता है, जनरली पीटी में आप लोग पढ़ते होंगे। हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं ताकि इसको कम से कम बल्क में इंफॉर्मेशन हो जाए आपका। देखिए राइस, नंबर 1 पे राइस है। राइस को अगर हम देखते हैं तो ये खरीफ में आ जाएगा। किसमें आएगा? खरीफ में आएगा। 12% राइस प्रोड्यूस्ड ऑफ इंटायर कंट्री, यानी कि पूरे भारत का उत्तर प्रदेश 12% चावल पैदा करता है। कितना परसेंट चावल पैदा करता है? 12% पूरे भारत का यूपी चावल पैदा करता है। यूपी रैंक फर्स्ट और सेकंड। अगर सेंटर का डेटा देखेंगे तो यूपी सेकंड स्थान पे रहता है, और अपने स्टेट का डेटा देखेंगे तो यूपी पहले स्थान पे रहता है राइस प्रोडक्शन में, ठीक है, इन राइस प्रोडक्शन। अच्छा देखिए रीजन, राइस कहाँ कहाँ पैदा होता है। रीजन का मतलब कि किस क्षेत्र में राइस पैदा होता है या चावल पैदा किया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो मोस्टली क्या है कि जो तराई का जो बेल्ट है वहां पे पैदा होता है। जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल के तौर पे शाहजहांपुर है। आपका शाहजहांपुर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और आपका लखीमपुर खीरी राइस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनका प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है यूपी में अदर जगहों के मुकाबले में, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट डेटा है इस टाइम का। तो शाहजहांपुर हो गया आपका, लखीमपुर खीरी, ये बेस्ट एग्जांपल है राइस प्रोडक्शन के मामले में। उसके अलावा देखिए बाराबंकी हो गया, पीलीभीत हो गया,
ये सब तराई में ही है आपका, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बाराबंकी थोड़ा तराई से हट जाएगा आपका, बट ये पीलीभीत तो तराई में इसका कुछ हिस्सा है आपका, लखीमपुर का भी कुछ हिस्सा तराई में है, शाहजहांपुर हो सकता है कुछ हिस्सा हो, जरूरी नहीं है आपका, बट बरेली का हिस्सा तराई में आता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए सहारनपुर का हिस्सा तराई में है, महाराजगंज का आपका, सिद्धार्थनगर का, ये सब तराई में है। सिद्धार्थनगर का जो चावल फेमस है वो काला नमक है, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। अगर इस घर में चावल बनाएंगे 3 घर तक महकता रहेगा, वो उसकी क्वालिटी है। सिद्धार्थनगर का भी हो गया। उसके अलावा रामपुर में भी चावल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पे भी तराई का बेल्ट है। उसके अलावा देवरिया है, बलिया है, रायबरेली है, ये प्रसिद्ध एरियाज हैं, जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे चावल पैदा होता है। वैसे ऑल ओवर कोई भी क्रॉप उत्तर प्रदेश में हर जगह पैदा होता है, बट कुछ पार्टिकुलर फेमस एरियाज होते हैं। जैसे चंदौली में एक चावल का कुछ वैरायटी है, वहाँ पे ब्लैक पता नहीं क्या करके कहते हैं उसको, तो वो भी वहाँ के लिए प्रसिद्ध है चावल, ठीक है। बट पूरी चावल कहीं भी पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका वीट है, ठीक है। वीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं पे डेटा रहता है 31%, पूरे इंडिया का 31% वीट यूपी पैदा करता है। बट हमने मेंशन क्या किया यहाँ पे कि 35% ऑफ कंट्रीज वीट प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 35% पूरे भारत का वीट पैदा होता है। फर्स्ट रैंक इन इंडिया में यूपी का पहला स्थान है वीट पैदा करने के मामले में। वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज या रीजन, उत्तर प्रदेश में किस एरियाज में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होते हैं, या वो क्षेत्र जहाँ पे गेहूं ज्यादा पैदा होते हैं। तो नंबर 1 में गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब का मतलब क्या होता है कि जो अपर गंगा यमुना दोआब है, जिसको हम रोहेलखंड कह सकते हैं, ठीक है। एंड गंगा घाघरा का जो आपका दोआब है वो मेनली ज़्यादा प्रसिद्ध है, और वहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी है वीट के मामले में। तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन गंगा घाघरा दोआब, और ये दोनों एरियाज है जहाँ पे वीट सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। बट वीट सारे पूरी यूपी में पैदा होते हैं, ठीक है। बट कुछ पार्टिकुलर एरिया उसी के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो इस एरिया या रीजन की बात करें तो गंगा यमुना दोआब का अपर रीजन, उसके अलावा गंगा घाघरा, यहाँ पे हाईएस्ट वीट प्रोडक्टिविटी है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे देखिए आपका मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, और आपका सहारनपुर है, आगरा है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, इटावा है, कानपुर है, फर्रुखाबाद है। इन एरियाज में वीट मेनली पैदा होता है। माइस तीसरे नंबर का जो आपका स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप का मतलब क्या होता है? वो क्रॉप जो लोगों के फूड इंटेक में मेजर साधन के तौर पे लोग उसको यूज करते हो, उसका प्रोडक्शन करते हो, कंज्यूम करते हो, तो उस क्रॉप्स को स्टेपल क्रॉप कहते हैं। तो स्टेपल क्रॉप्स इंडिया की अगर हम बात करते हैं या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा राइस, सेकंड नंबर पे वीट, और थर्ड नंबर पे आपका माइस कंज्यूम किया जाता है इंडिया में। तो इंडिया का तीसरे नंबर का जो स्टेपल क्रॉप है वो क्या हो जाएगा? माइस हो जाएगा। माइस को क्या कहते हैं? मक्का। मक्का मतलब कि भुट्टा, ठीक है। तो फर्रुखाबाद, देखिए फर्रुखाबाद, कन्नौज, जो ये वाला बेल्ट है यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये पहले नंबर पे बेल्ट है। तो उसके आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट को भी समझ लीजिए। तो ये फर्रुखाबाद, मैनपुरी हो गया, ठीक है, पहले नंबर पे बेल्ट। दूसरे नंबर में आप गोंडा, बहराइच चले जाइए, इस एरियाज में बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तीसरे नंबर में देखिए आपका मेरठ एंड गाजीपुर और बुलंदशहर, इस एरियाज में भी आपका माइस यानी कि मक्का पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि माइस ये कभी रबी में पैदा करते हैं कुछ लोग, किस एरियाज में खरीफ में पैदा करते हैं, ठीक है। मिलेट्स की अगर हम बात करते हैं कि जो बाजरा, जई क्या होता है, ये ड्राई रीजन का ही क्रॉप्स है। जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उस एरियाज में ये पैदा हो सकता है। तो रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे मिलेट्स के लिए। 11% ऑफ इंडियाज मिलेट प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश। पूरे भारत का 11% मिलेट उत्तर प्रदेश में अकेले पैदा होता है। मिलेट की अगर हम बात करते हैं तो जो ड्राई एरियाज उत्तर प्रदेश के, जैसे कि आपका मथुरा हो गया, आगरा हो गया, या ये वाले बेल्ट अलीगढ़ हो गया, ठीक है। तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, एटा, मैनपुरी, ठीक है, इस वाले बेल्ट में फिरोजाबाद, मुरादाबाद, इस एरियाज में जो कि ड्राई एरियाज हैं जहाँ इरिगेशन के उतने साधन भी नहीं है, और प्लस वहाँ पे रेनफॉल आपका 70 या 60 सेंटीमीटर लमसम बारिश होती है इस एरियाज में, दलई के सराउंडिंग में, क्योंकि दलई का 60 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक है। तो इस एरियाज में आपका मेनली मिलेट पैदा होता है। मेनली ये जो आपका मथुरा, आगरा, अलीगढ़ वाला जो बेल्ट है वो मिलेट के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं ग्राम। ग्राम का मतलब क्या होता है? चना। चना यानी कि चना झोल ग्राम। तो चना जो है ये मेनली आपका प्रोमिनेंट रीजन है। चना आपका ठंडियों में पैदा करते हैं। ठंडियों का मतलब आपका रबी क्रॉप में आ जाएगा। चना जो है प्रोमिनेंट रीजन की बात करते हैं तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, अदरक हो गया। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप, क्या है? अरहर, चना, अदरक, ये बुंदेलखंड के लिए है। और कपास भी यहाँ पे पैदा होता है बुंदेलखंड में।
तो परमानेंट रीजन की अगर मैं बात करता हूँ, ग्राम, ग्राम का मतलब शीश चना, तो चने में आपका बुंदेलखंड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रीजन है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो देखिए, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्रा। मिर्जापुर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, सोनभद्र भी इंक्लूड कर दिया, जो कि बुंदेलखंड में नहीं आते हैं, बुंदेलखंड से थोड़ा सा हट करके। इसके कुछ एरियाज मिर्जापुर के आपका इसमें बघेलखंड में आ जाएगा, और इसका सोनभद्र को हम रोहेल, इसमें क्या कहते हैं, बघेलखंड में कह देंगे, ठीक है। क्योंकि बघेलखंड आपका छत्तीसगढ़, एमपी और ये सोनभद्र, यही बेल्ट आपका एक्चुअल में बघेलखंड का रीजन कहलाता है, ठीक है। तो ये बघेलखंड का और ये आपका बुंदेलखंड हो गया। तो उस एरियाज में आपका चना पैदा होता है। वैसे चना और भी जगहों में पैदा होता है, खाली एक एरिया स्पेसिफिक नहीं, बट मोस्टली प्रोमिनेंट रीजन आपका बुंदेलखंड ही है चना के प्रोडक्शन के मामले में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब कि सरसों, जिसको हमें लाही या सरसों कहते हैं। सरसों की अगर हम बात करते हैं तो वो भी ड्राई एरिया का ही क्रॉप है और ठंडियों में पैदा किया जाता है। ठंडियों का मतलब कि आपकी रबी की क्रॉप है ये। तो मस्टर्ड क्या है, रबी की क्रॉप्स है, क्योंकि बिना सिंचाई के ये सब क्रॉप्स हो सकती हैं। जैसे कि आपका चना हो गया, आपका मस्टर्ड हो गया, ठीक है। 50 सेंटीमीटर या उससे कम भी बारिश पे ये पैदा किए जा सकते हैं। तो जैसे देखिए आपका मथुरा है नंबर 1 पे। मथुरा यानी कि ड्राई एरियाज, अभी मैंने बताया कि 60 से 70 सेंटीमीटर एरियाज में बारिश होती है, इसे आगरा, मथुरा, ठीक है। अलीगढ़, बदायूं, देखिए सहारनपुर में भी आपका मस्टर्ड पैदा करते हैं। उसके अलावा मेरठ, गोंडा, गोंडा बहराइच का बेल्ट, वहाँ भी मस्टर्ड यानी कि सरसों पैदा की जाती है। उसके बाद देखिए सीतापुर, कानपुर, सोनभद्रा वगैरह में भी मस्टर्ड पैदा की जाती है। मस्टर्ड पैदा करने के लिए देखिए वेस्ट यूपी एक तो प्रोमिनेंट एरियाज है, उसके अलावा मिडिल यूपी यानी सेंट्रल यूपी को भी हम मान सकते हैं, जहाँ पे कि मस्टर्ड पैदा होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि शुगर कैन है। शुगर कैन को अगर हम क्रॉप्स के उसमें रखेंगे, बट ये पूरे साल इसका गेस्टेशन पीरियड होता है, बोने का और काटने का, तो बहुत ही ड्यूरेशन से होता है। बट अगर हम इसको रखेंगे तो इसको हम खरीफ क्रॉप कहेंगे, क्योंकि ये ट्रॉपिकल बेल्ट की क्रॉप्स है। और सब ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ पे भी है, जैसे कि हम रहते हैं यूपी जो है सब ट्रॉपिकल एरियाज में आता है मेनली। ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में हम पैदा कर रहे हैं इसको, तो ये गलत कर रहे हैं। इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा सपोर्टिव है वो महाराष्ट्र या साउथ इंडिया यानी कि जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, ठीक है। बट हम पैदा करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी से, कुछ अपनी परंपराओं से, और कुछ अपने पास ऐसे साधन संसाधन या आपका हिस्ट्रिकल इनर्शिया जो फैक्टर होता है, जो टेक्निक और सिस्टम जनरेट हो जाता है, या ब्रीड्स कुछ ऐसे हमने क्रिएट कर दिए हैं जिसके कारण कि हम शुगर कैन पैदा कर ले जा रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में ये ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें ये खरीफ में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत हाईली इंटेंस है इरिगेशन की जरूरत होती है सारे क्रॉप्स में। अगर हम बात करें तो आपका शुगर कैन को, इवन कि राइस से भी ज्यादा इंटेंस इरिगेशन की जरूरत होती है आपका शुगर कैन को। शुगर कैन जो है फर्स्ट रैंक इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में शुगर कैन प्रोडक्शन के मामले में पहला स्थान है, ठीक है। लमसम जो है प्रोड्यूस 41%, पूरे भारत का 41%, 41% शुगर कैन कहाँ पे, यूपी में पैदा होता है। पूरे भारत का 40% एरिया में शुगर कैन ओनली यूपी में बोया जाता है। अगर एरिया की बात करें कि शुगर कैन क्रॉप जो है पूरे भारत में कितने एरिया में यूपी में बोया जाता है पूरे भारत के, तो 40% पूरे भारत के एरिया में यूपी में बोया जाता है शुगर कैन, जबकि 41% शुगर कैन क्रॉप पैदा होता है, ठीक है। मेजर कैश क्रॉप्स ऑफ उत्तर प्रदेश। मेजर कैश क्रॉप उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है कि 2 मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरियाज, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे कैश क्रॉप हमने मेंशन कर दिया शुगर कैन को। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है पहले वो भी जान लें। इसे स्टेपल क्रॉप मैंने बताया कि जो आपके फूड इंटेक में बहुत ही सपोर्टिव होती है और मेजर पॉपुलेशन उसी पे निर्भर होती है, अपने न्यूट्रिशन की फुलफिल या पूर्ति उसी से करती हो, उसको स्टेपल क्रॉप्स कहते हैं। कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ठीक है, जिसपे निर्भर हो पूरी जनसंख्या या मेजर पॉपुलेशन, उसको स्टेपल क्रॉप कहते हैं। ऐसे एक टर्म आता है आपका कैश क्रॉप। व्हाट इज द कैश क्रॉप? कैश क्रॉप का मतलब कि नॉर्मल कोई भी एग्रीकल्चर का क्रॉप, ठीक है, कोई भी फसल जो कि बहुत ही आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या कहेंगे? कैश क्रॉप। या दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है कि वो कंजम्पशन के लिए यूज नहीं होता है, बट कि उसका मार्केट में बेचने के लिए यूज होता है या पैदा किया जाता है। तो कोई भी क्रॉप जो मेनली पैदा किया जाता है हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए नहीं, मार्केट में सेल के लिए पैदा किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कैश क्रॉप कहते हैं। या उसका अलग डिफिनेशन ये हो जाएगा कि जो नियर बाई कैश हो, यानी बहुत आसानी से वो मनी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि गन्ना है, आप मंडी में ले जाएंगे या मिल पे ले जाएंगे, मिल वाला तुरंत पैसे दे देगा आपको, तो ये क्या है? कैश क्रॉप हो गया। आपका जैसे कि कॉटन है, ये आपका कैश क्रॉप हो गया, क्योंकि पैदा क्या करते हैं अपने घर पे तो कोई बंदा कपड़ा बनाता नहीं है, वो मार्केट में बेचता है, तो कहीं ना कहीं ये कैश क्रॉप में हो जाएगा। आपका जैसे जूट है, ये क्या है? कैश क्रॉप में हो गया। ये आपका अफीम है, ये आपका कैश क्रॉप हो गया। ये आपका टोबैको,
ये आपका कैश क्रॉप है। ये अलग बात है कि टोबैको आप पैदा करते हैं, अफीम पैदा करते हैं, चुपके से कुछ खा ले घर वाले भी, खाने भी लगते हैं, लोगों की हैबिट भी बन जाती है, बट ये कैश क्रॉप में आएगा, ये स्टेपल क्रॉप्स में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मेजर पोर्शन मार्केट में सेल करने के लिए बेचा जाता है, मतलब कि मार्केट में एक तरह से मार्केटिंग करने के लिए ये पैदा किया जाता है, मार्केट में बेचने के लिए पैदा किए जाते हैं, और बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं ये क्रॉप्स, ठीक है। तो उसको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि ग्राउंड नट, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली भी आपका कैश क्रॉप में हो गया, पोटैटो आपका कैश क्रॉप में हो गया, मैंगो आपका कैश क्रॉप में हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये शुगर कैन है। तो 2 मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरियाज हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नंबर 1 में आपका तराई बेल्ट हो गया। तराई बेल्ट में सबसे अच्छा मतलब कि सुटेबल जगह है जहाँ पे आसानी से और बहुत भारी मात्रा में शुगर कैन पैदा होता है। दूसरे नंबर में आपका क्या है कि गंगा यमुना दोआब रीजन। गंगा यमुना दोआब रीजन का मतलब मेनली अपर गंगा दोआब, ठीक है, अपर गंगा यमुना दोआब, अपर गंगा यमुना दोआब, उन एरियाज में ये आपका शुगर कैन पैदा होता है। तो नंबर 1 पे अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, इसको क्या कहा जाएगा, शुगर बाउल ऑफ शुगर कैन ऑफ इंडिया या ईपी सेंटर ऑफ शुगर कैन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अगर शुगर कैन का कोई शुगर बाउल अगर कोई है, या खंडसारी या गुड़ या कुछ भी कह लीजिए, तो ये आपका मुजफ्फरनगर ही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए बगल में शामली है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हापुड़ है, सहारनपुर है, मेरठ है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत, ठीक है। तो मेरठ है, बरेली है, आपका बिजनौर का भी एरिया कुछ है, और शामली है और हापुड़ है। इन एरियाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर कैन पैदा किया जाता है। अब हम चलते हैं तराई वाले बेल्ट में। तो तराई बेल्ट में देखेंगे आप, गोंडा है, बहराइच है, सीता, ये आपका खीरी, लखीमपुर खीरी है, देवरिया है, गोरखपुर है। इन एरियाज में बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, खीरी, है ना, इन सब एरियाज में बहुत भारी मात्रा में शुगर कैन पैदा किया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब हम चलते हैं कॉटन, ठीक है। कॉटन भी आपका इसी में यानी कि खरीफ में पैदा कर दिया जाता है, मेनली गर्मियों में ही पैदा कर लेते हैं यानी कि बरसात में। अब देखिए इसका रीजन क्या है, ये भी कैश क्रॉप में आएगा, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब एंड रोहेलखंड रीजन। रोहेलखंड का मतलब कि वही कि बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, ये वाला बेल्ट। गंगा यमुना दोआब का मतलब ये मुजफ्फरनगर, आपका शामली, सहारनपुर वाला जो बेल्ट हो गया। और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का मतलब कि आपका लखीमपुर खीरी, महोबा, जालौन, है ना, बांदा, झांसी, ललितपुर, ये वाला बेल्ट हो गया। इन एरियाज में आपका कॉटन पैदा होता है। अब डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, सहारनपुर हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस, बुलंदशहर, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन एरियाज में आपके कॉटन पैदा होते हैं। उसके अलावा जूट की अगर हम बात करते हैं तो जूट आपका देखिए ये भी आपका कैश क्रॉप में आएगा जूट, ठीक है। और इसको भी मोस्टली क्या करते हैं, बरसात में बहुत ज़्यादा इसके लिए बारिश होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर से बल्कि ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, ठीक है। शुगर कैन के लिए तो 150 ही लिखा रहता है, बट 100 प्लस होना चाहिए। बट जूट तो बहुत ज़्यादा बारिश वाले एरिया में ही होता है मेनली, तो ये बरसात का ही सीज़न में है, यानी कि ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो जूट आपका तराई एरियाज में पैदा होता है, और आपका सरयू एरिया, घाघरा का एरिया। तो तराई, सरयू, घाघरा तीनों एक ही एरिया हो गया एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि सरयू आकर के फैजाबाद, अयोध्या में कहीं पे सरयू नदी उसकी ट्रिब्यूटरी है घाघरा की, वहीं पे आकर के मिलती है। तो उसका जो अपर वाला कछार है, जहाँ पे बहुत आसानी से बहुत भारी मात्रा में पानी की अवेलेबिलिटी होती है, उसी एरियाज में आप जूट उत्तर प्रदेश में पैदा करते हैं। जैसे कि देखिए आपका बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, देवरिया, देवी पाटन मंडल, मतलब वो पूरा हो गया। और इधर आपका गोरखपुर, देवरिया वाला जो बेल्ट है उस एरियाज में भी पैदा होता है। तो आपका ये पूरा का पूरा जूट कहाँ पे पैदा होता है, ये तराई बेल्ट और सरयू घाघरा वाला बेल्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं टोबैको। टोबैको मतलब तंबाकू जिसे कहते हैं। तंबाकू जो है ये कहीं कहीं पे ये रबी रहता है, कहीं कहीं पे आपका खरीफ भी रहता है, ठीक है। तो फर्रुखाबाद, कासगंज, कासगंज का तो कोई हरीराम करके छाप एक तंबाकू आता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और चैनी खैनी, इस तरह के जितने भी तंबाकू मुझे लगते हैं कासगंज के उत्तर प्रदेश बहुत ही फेमस, ये तंबाकू के लिए ही ये मेनली कासगंज जाना ही जाता है। वहाँ घर घर में तंबाकू के प्रोडक्शन के या उसके जो भी प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है, धूप में देना या उसको क्या क्या करना, तो प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत सारे घरों में वहाँ पे डायरेक्टली ट्रेडिशनल वे में चली आ रही हैं सदियों से। तो कासगंज मेनली ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही एक टाउन है, वहाँ पे ये टोबैको है। उसके अलावा देखिए उसी के बगल में आपका ईटा है, एटा और आपका गोंडा, इन एरियाज में आपका टोबैको पैदा होता है। एक चीज़ आपका अफीम है। अफीम पैदा करने के लिए, टोबैको पैदा करने के लिए आपको मुझे लगता है कि लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो टोबैको के लिए आपको लाइसेंस हर हालत में ज़रूरत है। दो मेनली उत्तर प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट में टोबैको के लिए लाइसेंस अवेलेबल है। नंबर 1 पे आपका बाराबंकी है, दूसरे नंबर पे गाजीपुर है।
गाजीपुर में अफीम की मिल भी है। अफीम बना के का प्रोसेसिंग करने के लिए मिल कहाँ पे है? आपके गाजीपुर में। सिंगल मिल आपकी अफीम की उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक है। ठीक है, तो गाजीपुर में आपकी अफीम है और बाराबंकी में अफीम है। उसके बाद देखिए ग्राउंड नट यानी मूंगफली जिसे हम कहते हैं, तो मूंगफली या पीनट भी कह सकते हैं। ये रोहेलखंड एंड बुंदेलखंड, तो मूंगफली और पीनट हमारा कहाँ पे पैदा होता है? रोहेलखंड और बुंदेलखंड में। ये सारे के सारे मेजर क्रॉप्स हैं। उसके अलावा अरहर हो गया, वो भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरियाज में पैदा होता है, खासकर आपका बुंदेलखंड का जो बेल्ट हो गया, आंध्र भी बुंदेलखंड में। और जो भी केश ये हैं आपके हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स है, जब हॉर्टिकल्चर का अलग से एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो जैसे कि मैंगो हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, गुआवा हो गया, आंवला हो गया, ये सब हम आपको जब हॉर्टिकल्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। अब हमारा इसी में एग्रीकल्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक्स हो गया, वो चैलेंजेस क्या है या समस्याएं क्या हैं उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर से संबंधित, और गवर्नमेंट ने क्या स्कीम या क्या इनिशिएटिव्स उठाई हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।